हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 1 है, प्रारंभिक कथन, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन के पड़ताल। तो देखिए, आज की क्लास में जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। इसका एमसीक्यू कंप्लीट हो चुका है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप एक बार एमसीक्यू क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास, क्योंकि ये इसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे कि पहला जो मानचित्र था और दूसरे मानचित्र में क्या क्या अंतर था। पहला जो मानचित्र था उस वो कब बनाया गया था, और वो भूगोलवर्ता कौन थे, तो आपका अल इदरीसी थे, जो कि 1154 ईस्वी में बनाए थे। और दूसरा जो मानचित्र था वो आपका फ्रांसिस था, फ्रांसिस मानचित्रकार था, और ये जो है 1720 में बना था, जो कि लगभग 600 साल के बाद बना था। यहाँ पे हमें दूसरे मानचित्र में बहुत सारे ऐसी जगह देखने को मिलता है जो कि हमारा जाना पहचाना जगह है, ठीक है ना। तो हम लोग इसके बारे में पूरा डिस्कस किए थे। इसके बाद हमने शब्दावली के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि हिंदुस्तान शब्द को अलग अलग लोगों ने प्रयोग किया, जैसे कि आपका मतलब कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया था। जैसे भारत का अर्थ क्या था, फिर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जो स्थित इलाका था ना, उसके लिए जो है आपका इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने प्रयोग किया था इस वर्ड का। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके से इसके बारे में डिस्कस किए थे फर्स्ट वाला क्लास में। अगर आपने ही देखे तो एक बार आप जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। हम लोग विदेशी वर्ड का भी देखे थे कि भाई विदेशी वर्ड क्या होता है। हमने उस समय देखा कि अभी के टाइम में हम लोग विदेशी वर्ड उसको कहते हैं जो कि बाहर, जो हमारे देश का ना हो, लेकिन उस समय विदेशी वर्ड का मतलब क्या था, जो कि हमारे गांव का ना हो। अगर हमारे गांव में कोई नया मेहमान आया तो वो भी हमारे लिए क्या था, विदेशी विदेश था। लेकिन अगर हमारे गांव में अलग अलग धर्म के लोग रह रहे एक साथ, तो वो हमारे लिए विदेशी नहीं था। ठीक है, इस बात पर पे गौर कीजिएगा। तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी ये एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि पांडुलिपि पुस्तकालय या कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ रखा हुआ रहता है, स्टोर किया हुआ रहता है। तो पांडुलिपि जो है ये आपका पुस्तकालय में या अभिलेख में जो है रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ने मैन्यूस्क्रिप्ट की बात, इसके अलावा हम लोग देखे थे कि जो आपका लघु चित्र जो था, क्या होता है कि था कि पहले क्या था, जो आपके मतलब कि लिपिक लोग जो थे वो क्या करते थे, उसमें कोई प्रिंटर तो था नहीं, तो प्रिंटर नहीं था तो वो क्या करते थे ना कि नकल क्या करते थे। जैसे कि आप अपने फ्रेंड का देख के लिखते हो ना, कभी अगर स्कूल नहीं जाते हो तो क्या करते हो, उसका देख के लिखा करते हो। तो इसी तरह ये लोग भी लिखा करते थे। तो जब इस तरीके का जो प्रोसेस होता था ना, एक को देख के दूसरा लिख रहा है, दूसरा को देख के तीसरा लिख रहा है, तो यहाँ पे जो मेन चीज जो था ना, उससे जो आपका लिप मतलब कि उसकी जो प्रतिलिपि रहती थी वो अलग हो जाता था, डिफरेंस हो जाता था। जैसे कि अगर आप अपने फ्रेंड का लिखे, कुछ चीज़ें जो है आपको समझ में नहीं आया तो आप अंदाज़ा लगा के लिख लेते हो, ठीक है। फिर उसको कोई और लिखेगा तो वो भी अंदाज़ा लगा के कुछ लिख लेगा, अगर आपका नहीं समझ में आएगा। तो जो मेन एक्चुअल राइटिंग रहता है ना, उससे वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, ठीक है। इसलिए अगर हमें किसी स्रोत को पढ़ना पड़ता है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, जो अलग अलग इतिहासकारों को सेम चीज़ को जानने के लिए अलग अलग इतिहासकार को पढ़ना पड़ता था कि एक्चुअल चीज़ है क्या, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमें देखने को मिला था। तो आज का जो क्लास है ये हम लोगों का है क्षेत्र और साम्राज्य। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, जैसे कि चोल, तुगलक या मुगल, ये बड़े बड़े राज्य के अंतर्गत जो है बहुत सारे क्षेत्र आ जाते थे। और दिल्ली के सुल्तान, जो उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन, बलबन, जो कि आपका इसका टाइमिंग पीरियड देख सकते हैं 2067 से लेकर 1287 तक था। कि प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति, प्रशस्ति क्या होती है कभी कभी आता है, और ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये आपका संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा। जब हम किसी के बारे में प्रशंसा, देखिए उसमें राजा लोग होते थे, तो अगर उसके बारे में आप कुछ लिखिएगा तो ऑब्वियसली आप उसके बारे में बुरा तो लिखिएगा नहीं कि वो बहुत खड़ूस था या बहुत निर्दय था, इस तरीके से वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो ऑब्वियसली उसमें हम लोग उसकी प्रशंसा लिखते थे कि भाई हाँ, वो जो राजा था बहुत ही बहादुर था, उसने बहुत ही हिम्मत से मतलब युद्ध को लड़ा, लाखों लोगों को मतलब मारा, बहुत ही दयालु थे। इस तरीके से हम लोग उसकी प्रशंसा लिखते थे। तो इसी को कहा जाता है, आपका प्रशस्ति कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिला कि साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल गोड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान की गजनी गज्जन तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता है। गोंड, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लोग उनकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान की इन दावे की अतिशय
अतश्य पुण्य मानते हैं। साथ ही वो ये समझाने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इन महाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिस्र के सिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित है आपका आप देख सकते हैं मसालिक मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, ये जितने भी आप प्रांत देख रहे हैं ये जो है उसी के अंदर जो है आपका आया था, किसके अंतर्गत, तो आपका मोहम्मद तुगलक के अंतर्गत। ठीक है, उसके शासनकाल में। देखिए यहाँ पे भाषा तथा क्षेत्र 1318 में आपका अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि हर एक क्षेत्र का एक अलग अलग भाषा है। जैसे कि अगर हम लोग दक्षिण कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पे जैसे सिंधी है, लाहौरी है, कश्मीरी है, द्वार समुद्री है दक्षिणी कर्नाटक में, और तेलंगानी है आपका आंध्र प्रदेश में, गुजरी है गुजरात में, महाअबाड़ी है तमिलनाडु में, और गोंडी है बंगाल में, अवधी है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी है दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा बोली जाती है। अब भी वही चीज़ हो रहा, अब अलग अलग जगह जाएंगे अलग अलग भाषा देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में मराठी और यूपी में कुछ और या कुछ और आपको इस तरीके की भाषा देखने को मिलता है। इन्होंने ये बताया कि भाषा के विपरीत एक भाषा थी जिसे हम लोग संस्कृत भाषा कहते हैं, जो कि किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं थी। मतलब ये नहीं था कि ये बस इसी क्षेत्र में बोला जाता है। जैसे कि अगर मराठी की बात करें तो सिर्फ महाराष्ट्र में बोला जाता है। ठीक है, अगर अगर हम कश्मीरी की बात करें तो कश्मीर में है, तेलंगाना की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है, तो ये किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए हो गया। लेकिन हमारा जो संस्कृत भाषा था ना वो किसी भी विशेष क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये एक प्राचीन भाषा है, और प्राचीन भाषा वो भाषा है जो कि केवल ब्राह्मण इस्तेमाल किया करते थे, कोई आम जनता जो है इस्तेमाल नहीं किया करता था। ठीक है, प्राचीन भाषा है। तो प्राचीन भाषा कौन सा है, क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा संस्कृत भाषा है। ठीक है, ये कौन उपयोग करता था या कौन मतलब कि उसका प्रयोग करते थे, तो ये सिर्फ ब्राह्मण लोग करते थे, आम जनता नहीं करते थे। आम जनता कौन सा भाषा का प्रयोग करते थे, ये प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, प्राकृत भाषा क्या होता है ये भी क्वेश्चन आता है। तो प्राकृत भाषा एक आम भाषा है। आम भाषा क्या हो गया, जो कि आम जनता अपने बोल चाल में जिस भाषा का प्रयोग किया करते थे उसे हम लोग क्या कहते थे, प्राकृत भाषा कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इतनी चीज़ें देखने को मिला। इसके बाद हम देखते हैं तो सन 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषता स्पष्ट हो गई थी। सांस्कृतिक विशेषता कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आप अलग अलग क्षेत्र पे जाएंगे उनकी जो संस्कृति है ना वो अलग अलग है। जैसे कि पोंगल पोंगल हर जगह नहीं मनाया जाता है ना। इसी तरह बिहू बिहू क्या हर जगह मनाया जाता नहीं मनाया जाता है। तो ये उनकी एक सांस्कृतिक विशेषता है जो कि हर अलग क्षेत्र में उनकी अपनी सांस्कृतिक विशेषता होती थी और उनकी जो है अपनी एक भाषा होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटी चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे, और ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। ठीक है, तो 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पे था और फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर के छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य को पता हमें उनकी परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपरा हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी, मतलब कहने का मतलब ये है ना सिंपल सा वर्ड में, जैसे अभी आपके पास इतने सारे 29 राज्य है, 28 राज्य जो भी, ठीक है, तो यहाँ पे 28 राज्य में आपका जो भी हो रहा है उसका प्रभाव तो नरेंद्र मोदी का जो भी प्रभाव, जो भी वो आपका एक्शन ले रहे हैं या कि कोई भी उनका डिसीजन रहता है वो हर एक राज्य पे पड़ता है। तो यही कहने का मतलब ये है कि जो सर्व मतलब कि शक्ति थे, ठीक है ना, उसका जो प्रभाव था वो हर एक जगह पे था, हर एक मतलब क्षेत्र पे था। ठीक है, सिंपल सा कहने का मतलब वही है। देखिए हम
पुराने और नए धर्म। पुराने और नए धर्म कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे-जैसे आपके नए मतलब कि समय चेंज होता गया, तो यहाँ पे हम धर्म का भी परिवर्तन होते गया। कुछ पुराने धर्म थे, कुछ नए धर्म थे, तो उसमें था क्या? चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे कि इनके दौरान जो है आस्था जो है लोगों पे बढ़ने लगा था, और आम तौर पर इस आस्था का फलस्वरूप सामूहिक होता था, और किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समाज समुदाय का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इन आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। तो परिवर्तन क्या आने लगा? तो इस युग में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आया, जैसे कि हिंदू धर्म, जैसे अभी हम जिसे कह रहे हैं, जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, जो भी धर्म है, तो यहाँ पे परिवर्तन में कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे कुछ नई देवी देवता की पूजा जो है आपका स्टार्ट हुआ, मंदिरों का निर्माण हुआ था, वहाँ पे ब्राह्मण रखाए गए थे, ब्राह्मण पुरोहित के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता जो है महत्व जो है बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब मंदिर बन गया, मंदिर में पूजा पाठ के लिए ब्राह्मण की ज़रूरत होती थी, ठीक है ना। तो संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था, क्योंकि हम लोग देखें कि संस्कृत का नॉलेज किसको है? इससे ब्राह्मण को है। तो इसी के कारण ब्राह्मण का बहुत ही आदर होता था, और इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के बाद समाज में इनका दबदबा जो है और भी बढ़ता गया, ठीक है। अब इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुआ था? भक्ति के रूप में आया था। क्या हुआ था? भक्ति के रूप में आया था, और ईश्वर की कल्पना एक ऐसी प्रेमलल इष्ट देवी देवता के रूप में। इष्ट देवी देवता का मतलब क्या हुआ कि आपके इष्ट देवता, जैसे आप किसी एक भगवान को मान रहे हैं, मान लीजिए आप शंकर को मानते हैं, तो आप उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी इष्ट देवता हो गया। तो उस समय इष्ट देवता का क्रेज बढ़ रहा था, हम लोग कह सकते हैं। जिस तक पुजारियों की विशुद्ध कर्म कांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। देखिए यहाँ पे यही वो युग था जिसमें इस महाद्वीप में नए नए धर्म का भी आगमन हुआ था, जैसे कि कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ में को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे, और केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे, और इसमें प्रेम, करुणा, उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों ना हो, मतलब वो किसी भी जात का क्यों ना हो। कहने का मतलब ये है, अगर आस्था है तो वो सबको मतलब कि हर व्यक्ति को जो है मतलब कि एक्सेप्ट कर रहा है। तो कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और अन्य शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। उलेमा, देखिए उलेमा भी एक धर्म है, हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम की अनुयायी जो है, जो अपनी धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ सिया थे, और जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। कुछ सिया थे और कुछ सुनी थे। देखिए सिया और सुनी के बारे में कभी कभी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, सिया और सुनी, सुने होंगे ये वर्ड। तो ये पैगंबर साहब के दामाद अली के मुसलमानों की विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुनी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार किया। तो सुनी जो है खलीफा को मानते थे, ठीक है ना, और ये आपका दामाद अली के पैगंबर साहब के दामाद अली के मान को मानते थे, ठीक है। तो इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाता थे, और आगे भी इनके परंपरा चलती रही। तो इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत थे। फिर इसके बाद क्या आया? हनफी और शफी आया, कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर भिन्नताएं देखने को मिलती है। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। देखिए इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखता, या कुछ घंटों के लिए या वर्षों के लिए नहीं देखता। उसका नज़रिया ये होता है कि ये कुछ समय सामाजिक और जो आर्थिक संगठन में जो आने वाले जो परिवर्तन होता है ना, उसको ये दर्शाता है इतिहास। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए, ठीक है, तो जैसे कि 19वीं, यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, देख लीजिए, ठीक है, ये इस क्वेश्चन आपका आता है कि 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युग में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। अब आपको दे दिया जाएगा कि अंग्रेज इतिहासकार ने भारत को 3 युग में बांटा था, वही आधुनिक वाला, ठीक है, आधुनिक, माध्यमिक वाला,
यहाँ पे याद रखिएगा कि अंग्रेज इतिहासकार ने आपको हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा था, और ये विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासक का धर्म ही जो है एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है, और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई और भी परिवर्तन बदला ये देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस काल विभाजन को आज बहुत ही कम इतिहासकार को इसको ही स्वीकार करते हैं, और इतिहासकार जो है आर्थिक तथा सामाजिक कारक के आधार पर ही अतीत की जो है मतलब कालखंड करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उससे हम लोग प्राचीन समाज के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे कि हम लोग शिकारी संग्रहक था, कृषि कर्मी लोग थे, शहर और गांव का प्रारंभिक दौर या साम्राज्य चल रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उसको देखेंगे तो मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है, प्रारंभिक दौर के राज्य साम्राज्य। और इस काल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उससे हम लोग क्या कहेंगे, तो मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, और इसमें जो है कृषक समाज के विस्तार, क्षेत्र और सामाजिक राज्यों का उदय हुआ। कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म का विकास, धर्म का भी आपका विकास जो है आपको हमें मध्यकालीन इतिहास में देखने को मिलता है। फिर भारत के इतिहास की ये 1000 साल अनेक बदलाव में के साक्षी रहे हैं। आखिरी 16वीं और 18वीं शताब्दी, 18वीं या 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न था, इसलिए इन सारे ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है, और आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का प्रभाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय ये निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कई परिवर्तन ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस महाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे, और कई क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप की व्यापारियों कंपनियों को भी आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया। और इस पुस्तक को पढ़ते समय परिवर्तन के चिन्हों तथा उसकी सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। आप देख सकते हैं, हम आपको बताएं कि वो क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, जो अभी ब्रिटिश सरकार ने किस में विभाजित किया था। फिर इसके बाद अगर हम लोग सामाजिक तौर पे किस तरीके से इतिहासकार ने इससे मतलब कि विभाजित किया, जिसमें कि प्रारंभिक इतिहास, मध्यकालीन आता है, फिर आधुनिक आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको उल्टा दे दिया जाता है कि ब्रिटिश ने किस तरीके से इसे डिवाइड किया था, क्या वो मध्यकालिक मतलब कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तो नहीं। याद रखिएगा, उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और क्या ब्रिटिश के रूप में हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के रूप में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत को विभाजित किया था। लेकिन हमारे इतिहासकार ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो इतिहासकार जो है वो तो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से वो जो है विभाजित कालखंड को विभाजित किए थे, जिसमें इन्होंने किया था अपने प्राचीन इतिहास को, फिर आपका मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो ये 3 इतिहास था। तो ये था हमारा क्लास 7 का चैप्टर 1। और डियर, हम आपको पहले बता दे रहे कि क्लास 7 का जो हमारा मतलब कि चैप्टर्स है ना, बहुत बड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर्स रहता है। क्लास 7 और 8 की बहुत सारे यहाँ पे मतलब कि कॉन्सेप्ट रहते हैं जो कि हमें डिस्कस करना है, जिसमें हमें टाइम लग ही जाता है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।